नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। भारत दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। हाल ही में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री द्वारा श्वेत क्रांति 2.0 की घोषणा की गई है। श्वेत क्रांति 2.0 सहकारी समितियों, विशेष तौर से डेयरी सहकारी समितियों के कवरेज को बढ़ाने पर केंद्रित है, इनको मजबूत बनाने पर केंद्रित है। श्वेत क्रांति 2.0 क्या है, आज हम इस पर विस्तार से बात करेंगे इन फोकस के प्रोग्राम में। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के सामान्य पक्ष क्या रहेंगे। सबसे पहले उस खबर को विस्तार से जानना है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। इसके बाद श्वेत क्रांति 2.0 के बारे में सामान्य जानकारी हासिल करेंगे। इस श्वेत क्रांति 2.0 का जो मुख्य फोकस है वो सहकारी डेयरी सहकारी समितियों पर केंद्रित रहेगा, उसके विस्तार पर केंद्रित रहेगा। तो डेयरी सहकारी समितियों के कवरेज को बढ़ाने की कितनी गुंजाइश है, इस पक्ष को जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो डेयरी सहकारी समितियों के वर्तमान अगर हम कवरेज को देख लेंगे तो उसके विस्तार की गुंजाइश भी हमें पता लग जाएंगी। साथ ही अगर हम इसके कवरेज को बढ़ाते हैं, डेयरी सहकारी समितियों के कवरेज को बढ़ाते हैं, तो उसके लिए फंडिंग की आवश्यकताओं को किस तरह से पूरा किया जाएगा, उस पक्ष को भी देखेंगे। और फिर जानेंगे कि भारत में दूध उत्पादन की वर्तमान में स्थिति क्या है। अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जुड़ेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था जैसे खंडों से जोड़ करके देख सकते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के कृषि जैसे खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। हम आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिले, उन प्रोग्राम से आप जुड़ जाएं और उनका लाभ उठा लें। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इन फोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे अपने प्रोग्राम में, इससे पहले आपके लिए एक सूचना है और सूचना यह है कि दृष्टि आईएएस संस्थान की सभी शाखाओं पर आईएएस फाउंडेशन कोर्स प्रारंभ हो रहा है। इसकी तारीख यहाँ पर दी गई है, कौन कौन सी शाखाओं में ये प्रारंभ हो रहा है। दिल्ली में स्थित करोलबाग शाखा में, साथ ही प्रयागराज, जयपुर, लखनऊ और इंदौर शाखाओं में आईएएस फाउंडेशन कोर्स प्रारंभ हो रहा है। यहाँ पर आपको ये इसकी तारीख और समय दिया गया है, कौन सा कोर्स कब प्रारंभ होगा, दिनांक भी दिया गया है और समय भी दिया गया है। तो आप इस पूरे का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको जानकारी हासिल करने में किसी प्रकार की समस्या ना हो। साथ ही अगर आपको किसी भी प्रकार की दुविधा होती है तो आप हमारे नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, जिसका नंबर है हमारा 8750187501। इस नंबर को याद रखिएगा, 8750187501। इस नंबर पर कॉल करके आप हमारे इन सभी प्रोग्राम में एडमिशन सुनिश्चित कर सकते हैं। साथ ही अगर आप किसी नजदीक शाखा पर स्थित है तो आप शाखा पे जाकर भी अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं और सफलता की दिशा में आप अपना पहला कदम बढ़ा सकते हैं। तो चलिए अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले खबर को विस्तार से जानते हैं। आप जानते हैं कि हमारे देश में 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई थी। ऑपरेशन फ्लड ही वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक तरीका था, या आप कह सकते हैं कि एक क्रांति थी जो भारत में श्वेत क्रांति को लेकर के आया, यानी जिसने भारत में दूध उत्पादन को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया और भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश आज वर्तमान में बना है। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1970 में हुई थी और उसी के माध्यम से भारत में श्वेत क्रांति आई, यानी बहुत बड़े स्तर पर दूध उत्पादन हुआ। न केवल भारत अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सका बल्कि दुनिया की आवश्यकताओं को भी उसने पूरा किया। ऑपरेशन फ्लड में भी जो मुख्य केंद्र था वो डेयरी सहकारी समितियों पर केंद्र रहा था और हाल ही में डेयरी सहकारी समितियों के विस्तार को, उनके कवरेज को और बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति 2.0 की घोषणा अमित शाह, जो हमारे केंद्रीय गृह और सहकारी मंत्री हैं, उनके द्वारा की गई है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य ये है कि मूल अभियान की सफलताओं को आगे बढ़ाना है, जिसके केंद्र में डेयरी सहकारिता, जो डेयरी सहकारी समिति है, इसके मूल में वही रहेंगी। तो ये सामान्य हमने एक जानकारी हासिल कर ली। आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत में जो डेयरी उद्योग है ये वस्तुतः बहुत बड़े स्तर पर रोजगार उत्पन्न करता है और इस रोजगार में महिलाओं की बहुत बड़े स्तर पर भागीदारी है। इसलिए अगर हम डेयरी उद्योग को विकसित करते हैं तो न केवल अर्थव्यवस्था का विस्तार होता है, रोजगार सृजन होता है, बल्कि डेयरी उद्योग का विकास भारत में महिला सशक्तिकरण का भी एक साधन बनता है। इन सभी कारणों से ये टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे पहले हम श्वेत क्रांति 2.0 के बारे में जानने की कोशिश करेंगे।
ये वस्तुतः जैसा कि अभी आपको बताया गया था कि डेयरी सहकारी समितियों के कवरेज को बढ़ाने पर केंद्रित होगा, उनको मजबूत बनाने पर केंद्रित होगा, जो कि मूल ऑपरेशन फ्लड के भी केंद्र में रही थी। वर्तमान में अगर हम इनकी स्थिति को देखें तो डेयरी सहकारी समितियां वर्तमान में प्रतिदिन 660 लाख किलोग्राम दूध खरीदती हैं। ये वर्ष 2023-24 का आंकड़ा है। अब श्वेत क्रांति 2.0 के अंतर्गत इस लक्ष्य को बढ़ा करके 1007 लाख किलोग्राम प्रतिदिन किया जाएगा और इसके लिए जरूरी है कि डेयरी सहकारी समितियों का विस्तार किया जाए, उनके कवरेज को बढ़ाया जाए, उनकी पहुंच को और ज्यादा विस्तारित किया जाए और इसके लिए जरूरी है कि डेयरी सहकारिता समितियों द्वारा खरीदे जाने वाले दूध को अगले 5 वर्षों में 50% तक बढ़ाया जाए, उनमें 50% की वृद्धि की जाए और संगठित डेयरी क्षेत्र में सहकारी समितियों की हिस्सेदारी को भी बढ़ाया जाए, जिससे भारत में एक अर्थव्यवस्था का विस्तार होगा, रोजगार का सृजन होगा और महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि डेयरी उद्योग भारत में रोजगार सृजन का एक महत्वपूर्ण साधन भी है। अब हम देखते हैं कि डेयरी सहकारी समितियों के विस्तार की भारत में क्या गुंजाइश है। अगर वर्तमान में हम इनके कवरेज को देख लें, इनके विस्तार को देख लें, तो वहीं हमें गुंजाइश का पता लग जाएगा। साथ ही आपको ये तथ्य भी जानना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि वर्ष 2021 में भारत में एक नए मंत्रालय का गठन किया गया था, जिस मंत्रालय का नाम है सहकारिता मंत्रालय और जो गृह मंत्री के ही पास है, यानी गृह मंत्री अमित शाह जी के ही पास है। तो सहकारिता मंत्रालय कब गठित हुआ था? 2021 में गठित हुआ था, जिसका महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? सहकारी समितियों का विस्तार करना और सहकारी समितियों के विस्तार में एक महत्वपूर्ण विस्तार है डेयरी सहकारी समितियों का विस्तार करना। उस पर यह विशेष रूप से फोकस करता है सहकारिता मंत्रालय। अब हम देखते हैं कि डेयरी सहकारी जो समितियां हैं उनका विस्तार क्या है। डेयरी सहकारी समितियां भारत के लगभग 70% जिलों में काम करती हैं, जिसमें लगभग 1.7 लाख डेयरी सहकारी समितियां लगभग 2 लाख गांवों को कवर करती हैं, यानी भारत के लगभग 30% गांवों को कवर करती हैं। अगर 30% गांवों को ही कवर करती हैं तो यहां भी आप देख सकते हैं कि अलग दूसरे गांव में भी डेयरी सहकारी समितियों के विस्तार की संभावना बन जाती है, यानी वहां भी गुंजाइश बन जाती है। इसी प्रकार से जो ये सहकारी समितियां हैं ये देश के 22% किसान उत्पादक परिवारों का ही प्रतिनिधित्व करती है। यहां भी आप गुंजाइश की स्थिति देख सकते हैं, यानी 78% ऐसे गांव है, ऐसे किसान उत्पादक है जो डेयरी सहकारी समितियों द्वारा कवर नहीं किए जाते हैं। इसी तरह से डेयरी सहकारी समितियां भारत के कुल दूध उत्पादन का लगभग 10% ही खरीदती हैं और इसी तरह से जो विपणन योग्य अधिशेष है, सरप्लस है, उसका 16% खरीदती है। उसी तरह से कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर डेयरी सहकारी समितियां बहुत से गांवों को कवर करती हैं, जैसे गुजरात, केरल, सिक्किम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में जैसे राज्यों में डेयरी सहकारी समितियां 70% से अधिक गांवों को कवर करती हैं। इसी तरह से कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहां पर केवल 10 से 20% गांव ही डेयरी सहकारी समितियों द्वारा कवर किए जाते हैं। कौन से प्रदेश हैं? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर में कवरेज जो है वो 10 से 20% है और कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर डेयरी सहकारी समितियों का जो कवरेज है वो 10% से भी कम है। वो कौन से राज्य हैं? पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश और साथ ही कुछ पूर्वोत्तर राज्य भी हैं। तो इन सभी तथ्यों से आप देख सकते हैं कि डेयरी सहकारी समितियों के गांव में विस्तार की काफी गुंजाइश है और इसलिए अगर हम इनके विस्तार को बढ़ावा देते हैं तो दूध उत्पादन को हम और ज्यादा बढ़ा सकते हैं और इसके निर्यात के माध्यम से बड़े स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की बेहतर अवसर पैदा कर सकते हैं, जिसमें महिलाओं की विशेष भागीदारी होने के कारण महिला सशक्तिकरण भी एक महत्वपूर्ण साधन बन जाता है। अब हम देखते हैं कि अगर हम इसके कवरेज को बढ़ाते हैं तो उसकी फंडिंग किस प्रकार से की जाएगी और साथ ही अगर कवरेज बढ़ाया जाएगा तो किस प्रकार से बढ़ाया जाएगा, उसकी योजना क्या होगी। तो आप जानते हैं कि भारत में डेयरी उद्योग को विनियमित करना यानी उसको रेगुलेट करने का मुख्य काम किसके पास है? राष्ट्रीय डेयरी उद्योग बोर्ड के पास, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के पास, नेशनल डेवलपमेंट डेयरी बोर्ड के पास है। इसने एक योजना बनाई है। इसकी योजना क्या है? अगले 5 वर्षों में लगभग 56,000 नई बहु उद्देश्य यानी मल्टीपर्पज डेयरी सहकारी समितियों की इसके द्वारा स्थापना की जाएगी और साथ ही वर्तमान में ये 46,000 जो मौजूदा ग्राम स्तरीय डेयरी सहकारी समितियां हैं उनको भी मजबूत करने का काम करेगा। उनको इस तरह से मजबूत करेगा ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के माध्यम से उनकी खरीद
को बढ़ाया जा सके, उनके द्वारा जो जितना दूध खरीदा जा सकता है उसकी मात्रा को बढ़ाया जा सके। और इसके लिए उसकी टेस्टिंग बुनियादी ढांचा, यानी जब दूध के लिए कोई टेस्ट करना पड़ता है कि वो शुद्ध है या उसमें किसी प्रकार की अशुद्धियां हैं, तो उसके लिए एक टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको निर्मित करना पड़ता है। तो तरह तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से 46,000 मौजूदा ग्राम स्तरीय डेयरी सहकारी समितियों को भी मजबूत बनाने का प्रयास किया जाएगा, ये योजना है। और इस योजना के अंतर्गत जो मुख्य फोकस राज्य रहेंगे वो रहेंगे उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश, इन पर फोकस किया जाएगा। साथ ही इस योजना को कार्य रूप प्रदान करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। कब की गई थी? फरवरी 2023 में इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी और इस पर 3.8 करोड़ रुपए की ये पायलट परियोजना है। इसमें कौन कौन से जिलों को शामिल किया गया है? हरियाणा के जिंद को शामिल किया गया है, मध्य प्रदेश के इंदौर को शामिल किया गया है और कर्नाटक के चिकमगलूर को शामिल किया गया है। यहाँ पर ये पायलट परियोजना चलाई गई है और इनके अंतर्गत उन गांवों को शामिल किया गया है जहां पर डेयरी सहकारी समितियां जहां पर इन डेयरी सहकारी समितियों द्वारा गांव कवर नहीं किए गए थे, उनको इन जिलों के अंतर्गत उन गांवों को शामिल किया गया है। इस परियोजना से 79 डेयरी सहकारी समितियां वर्तमान में लगभग 2500 किसानों से प्रतिदिन 15,000 लीटर दूध खरीद रही हैं। तो ये एक पायलट प्रोजेक्ट है। तो इस प्रकार से ताकि कवरेज को बढ़ाया जा सके, उसकी एक योजना का खाका हमारे पास पूरी तरह से तैयार हो जाए, उसके बारे में सही तरह से जानकारी हमें हासिल हो जाए। इसके लिए फंडिंग की किस प्रकार से व्यवस्था की जाएगी? अगर ये कवरेज बढ़ाया जाता है तो इसकी भी व्यवस्था है। जैसे श्वेत क्रांति 2.0 के लिए जो प्राथमिक वित्त पोषण होगा, जो प्राइमरी फंडिंग होगी, वो राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम 2.0 से आएगी, जो कि पशुपालन और डेयरी विभाग के तहत एक नई केंद्रीय योजना है। नई केंद्रीय योजना कौन सी है? राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम। श्वेत क्रांति 2.0 के जो लक्ष्य हैं वो प्रस्तावित इस राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम 2.0 योजना में शामिल किए गए हैं। और ये योजना जो है वो गांव स्तर पर दूध खरीद प्रणाली, शीतलन सुविधाएं यानी कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं जिससे दूध खराब ना हो, इसी तरह से दूध खरीद प्रणाली बेहतर की जा सके वो, और साथ ही प्रशिक्षण स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, फंडिंग प्रदान करेगी, एक फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रदान करेगी। इसके साथ साथ जो नेशनल डेवलपमेंट डेयरी बोर्ड है उसके संसाधनों से 1000 बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियां क्या करेंगी? उन समितियों को 40,000 रुपए प्रति समिति आवंटित किए जाएंगे। किससे आवंटित किए जाएंगे? एनडीडीबी संसाधनों से प्रदान किए जाएंगे और प्रति समिति कितना? 40,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। एनडीडीबी मतलब नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जो कि इन पूरी जो डेयरी उद्योग है उसकी विनियामक संस्था है। अब हम देखते हैं कि दूध उत्पादन में भारत की वर्तमान में स्थिति क्या है। तो आपने कवरेज समझ लिया, उसकी फंडिंग कहां से आएगी वो समझ ली, ये भी समझ लिया कि कवरेज की गुंजाइश है, यानी डेयरी सहकारी समितियों का विस्तार करके भारत में दूध उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। और उसके लिए जरूरी है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर में परिवर्तन करें, अत्याधुनिक तकनीक को अपनाएं, ताकि हमें हमारे किसानों की रोजगार की बेहतर दशाएं भी उत्पन्न की जा सके, महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाया जा सके। भारत में वर्तमान में दूध की क्या स्थिति है? दूध में भारत वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, अग्रणी दूध उत्पादक है। वर्ष 2022-23 में दूध उत्पादन कितना हुआ? 230.58 मिलियन टन हुआ, जो कि 1951-52 में 17 मिलियन टन से बहुत बड़ी मात्रा को प्रस्तुत करता है। भारत में अन्य दूध से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य भी जान लेने चाहिए। आप मुख्य परीक्षा में इन तथ्यों का निश्चित रूप से प्रयोग कर सकते हैं, आप अपनी समझ को बेहतर बना सकते हैं। क्या तथ्य हैं? जैसे भारत में अगर हम औसत उपज की बात करें, यानी एक कोई भी दूध देने वाला पशु है उसके द्वारा कितना प्रतिदिन दूध दिया जाता है, तो अगर हम विदेशी नस्लों की बात करते हैं, ऐसी नस्लों की बात करते हैं जो कि क्रॉस ब्रीड हैं, संकरित पशु हैं, उनके द्वारा जो औसत दूध उत्पादन है वो कितना है? प्रति पशु प्रतिदिन 8.55 किलोग्राम है, जिसमें देशी या अज्ञात पशुओं के लिए कितना उत्पादन किया जाता है? 3.44 किलोग्राम प्रतिदिन किया जाता है। भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहां की पशु सबसे ज्यादा प्रतिदिन दूध उत्पादन करते हैं? वो है पंजाब। कितना है? 13.49 किलोग्राम है। साथ ही पश्चिम बंगाल वो राज्य है जहां पर स्थित जो पशु हैं वो सबसे कम दूध उत्पादन प्रतिदिन करते हैं। कितना? 6.30 किलोग्राम। इसी तरह से अगर हम प्रति व्यक्ति उपलब्धता की बात करें, दूध उपलब्धता की बात करें, तो उसमें हम देख सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 459 ग्राम प्रतिदिन है, जो कि वैश्विक औसत से काफी
अधिक बैठती है, वैश्विक औसत है 323 ग्राम से अधिक ही है, और यहां पर है 459 ग्राम प्रतिदिन भारत में। क्षेत्रीय स्तर पर भारत में लेकिन भिन्नता आपको देखने को मिलेगी, यानी कहीं पर बहुत अधिक ये प्रतिदिन दूध उत्पादन देखने को मिलेगा, कहीं पर कम। जैसे महाराष्ट्र में 329 ग्राम प्रतिदिन दूध प्रति व्यक्ति उपलब्धता है, और पंजाब में जो प्रति व्यक्ति उपलब्धता है प्रतिदिन वो 1283 ग्राम तक है। इसी तरह से भारत में जो शीर्ष दूध उत्पादक राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश हैं, जो कुल उत्पादन में 53% से अधिक का योगदान देते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ये याद होने चाहिए। मुख्य परीक्षा में विशेष तौर से कहीं ना कहीं आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम उत्पादन वृद्धि की बात करें तो भारत में कुल उत्पादन 2018-19 में 187.75 मिलियन टन था, जो 2022-23 में बढ़कर 230.58 मिलियन टन हो गया है। इसी तरह से अगर हम डेयरी उद्योग के भारत के कृषि, पशुपालन और डेयरी में टोटल योगदान की बात करें, यानी डेयरी क्षेत्र ने वर्ष 2022-23 में कृषि, पशुधन, वानिकी और मत्स्य पालन से होने वाले उत्पादन के मूल्य में योगदान कितना दिया है, तो डेयरी उद्योग ने इसमें योगदान दिया है 40%, जो कितनी वैल्यू का बैठता है? 11,16,000 करोड़ रुपए की मूल्य का बैठता है, जो कि बहुत बड़े स्तर पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भारत के लोगों को रोजगार भी प्रदान करता है। लगभग ये माना जाता है कि डेयरी उद्योग 8.5 करोड़ लोगों को भारत में रोजगार प्रदान करता है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या महिलाओं की है। इसलिए इस क्षेत्र में अगर हम उत्पादन बढ़ाते हैं, रोजगार की बेहतर दशाएं उत्पन्न करते हैं, सहकारी समितियों के कवरेज को बढ़ाते हैं, तो महिलाओं को बहुत बड़े स्तर पर हम सशक्त करने की स्थिति में आते हैं, बहुत बड़े स्तर पर रोजगार की बेहतर दशाएं, रोजगार उत्पन्न करने में भी सक्षम हो जाते हैं। इसलिए सहकारी समितियों का कवरेज बढ़ाना भारत में एक महत्वपूर्ण रणनीति माना जा रहा है श्वेत क्रांति 2.0 के अंतर्गत। इसी तरह से अगर हम भारत में बाजार की गतिशीलता की बात करें तो उसमें देखने में आता है कि भारत में जो कुल दूध उत्पादन का लगभग 63% बाजार में पहुंचता है, जिसमें 2/3 विपणन योग्य दूध असंगठित क्षेत्र में, यानी जो क्षेत्र संगठित नहीं है उसमें उसके अंतर्गत आता है, जबकि संगठित क्षेत्र में सहकारी समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए अगर हम सहकारी समितियों के कवरेज को बढ़ा देंगे, यानी असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र में इस चीज को डेवलप कर देंगे, तो भारत में न केवल दूध उत्पादन बढ़ने की संभावना होगी, बल्कि बहुत बड़े स्तर पर रोजगार सृजन भी होगा। इससे संबंधित एक तो प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? श्वेत क्रांति 2.0 का मुख्य फोकस क्या है? आपके ऑप्शंस हैं, ए दूध का मूल्य बढ़ाना, ऑप्शन बी सहकारी समितियों की पहुंच और कवरेज बढ़ाना, ऑप्शन सी विदेशी डेयरी आयात को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी दूध उत्पादन में कमी करना। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।